सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है। जिसने कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना प्रयास प्रारंभ किया। उसी समय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास प्रारंभ हो गया। ऐसे तो समझ लीजिए 1857 में ही भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बज चुका था, लेकिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसके बाद से जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रयास आरंभ हो गए और भारतीय ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति से के प्रारंभ से क्या थे, भारतीय जो थे वो असंतुष्ट थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जो शिक्षा थी वो संतुष्टि के लायक नहीं थी। भारतीय उससे बिल्कुल असंतुष्ट थे। तो और लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा पर कठोर सरकारी नियंत्रण की नीति को अपनाया, जिससे भारतवासी और भी अधिक असंतुष्ट हो गए थे। क्योंकि लॉर्ड कर्जन का मैं पढ़ा चुकी हूँ शिक्षा नीति, तो उससे और ज़्यादा असंतुष्ट हो गए। उसके कारण जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। तो बंगाल विभाजन की घोषणा की, तब भारतीय और ज़्यादा उत्साहित हुए। उन लोग को लग रहा था कि सरकार जो है वो उन्हें आपस में बांटना चाहती है, और आपस में बांट देगी तो ये लोग का एकता नहीं रहेगा, तो फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ये लोग लड़ नहीं पाएंगे। और रॉलेट एक्ट बनने से भारतीय नेताओं को लगा कि सरकार उनकी उचित मांगों को टाल रही है। और इसी समय जलियांवाला बाग कांड हुआ, और जिससे जनता में उग्र असंतोष व्याप्त हो गया। जब जलियांवाला बाग कांड हो गया तो ये लोग और ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ये हो गए। बहुत ज़्यादा इन लोग में क्रांतिकारी का भावना जग गया। तो इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में 7 अगस्त 1905 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। तो इस राष्ट्रीय आंदोलन के 4 मुख्य अंग थे। तो ये 4 मुख्य अंग क्या क्या थे? स्वराज की प्राप्ति, पहली बात। दूसरी, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा की मांग करना। तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा की मांग में उन्होंने क्या की? तो राष्ट्रीय शिक्षा की मांग में वस्तुतः अंग्रेजों के द्वारा प्रचलित जो पाश्चात्य शिक्षा था उसका विरोध किया गया। सबसे पहले उसका विरोध किया गया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की गति को और ज़्यादा गति प्रदान की, और भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पाश्चात्यकरण करने के विरोध में अनेक देश प्रेमियों और राजनेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई, जिसमें कि महात्मा गांधी में भी शामिल थे, और श्रीमती एनी बेसेंट भी जो थी वो भी पाश्चात्य शिक्षा की कट्टर विरोधी थी। बल्कि वो चूँकि वो ये थी अंग्रेज़ थी, एक आंग्ल देश से ही थे, फिर भी वो यहाँ के सारे चीज़ों को, एनी बेसेंट जो थी भारतीय सभ्यता को सपोर्ट करती थी और पाश्चात्य शिक्षा की वो कट्टर विरोधी थी। और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका में लिखे अपने लेख में भारतीय शिक्षा के विदेशी स्वरूप पर प्रहार करते हुए उसके 4 दोष बताए थे। तो वो क्या था? पहला था, यह अन्यायपूर्ण शासन से संबंधित है। यह दूसरा था, यह विदेशी संस्कृति पर आधारित है, तथा इसमें भारतीय संस्कृति का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता जो अपनाया गया था, पाश्चात्य शिक्षा का जो प्रचलन था, उसमें भारतीय संस्कृति का कोई स्थान ही नहीं दिया गया था। भारतीय संस्कृति को कोई महत्व नहीं दिया गया था। इसमें हस्तकार्यों को कोई स्थान नहीं था। इसका माध्यम सीधे अंग्रेजी था। इन दोषों को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी ने इस शिक्षा को अनौचित्य सिद्ध किया कि ये जो शिक्षा है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है, शिक्षा का संचालन किया जा रहा है, वो बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल निरर्थक है, इससे कुछ होने वाला नहीं है भारतीयों का। तो भारत के नेताओं और शिक्षाविदों ने भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा की मांग की, जिससे राष्ट्रीय जीवन तथा चरित्र को सफल बनाया जा सके। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धांत जो थे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन, सन 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक स्थान पर एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की, जो अब विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। और बंगाल की भांति देश के अन्य भागों में भी अनेक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। आर्य प्रतिनिधि सभा ने हरिद्वार और वृंदावन में गुरुकुल स्थापित किए। तो इस तरह बहुत सारे विद्यालयों की स्थापना हुई। और सन 1910 में अपने इलाहाबाद अधिवेशन में
कांग्रेस ने निःशुल्क तथा प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव पास किया। तो परंतु राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन जितने उत्साह से आरंभ हुआ था उतने उत्साह से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन सन 1910 में अपने इलाहाबाद के अधिवेशन में जब निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव पास हो गया, तब राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन जो है 1911 में बंगाल विभाजन की समाप्ति हुआ। क्योंकि बंगाल विभाजन ये लोग अंग्रेज लोग करना चाहते थे, ब्रिटिश सरकार करना चाहती थी, लेकिन भारतीय उसका विरोध कर रहे थे। तो बंगाल विभाजन की समाप्ति जब हो गया तो अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए गोखले ने एक प्रस्ताव दिया। ठीक है, तो वही गोखले प्रस्ताव कहलाता है। तो जब बंगाल विभाजन की समाप्ति हुई उसके बाद गोखले ने अपना प्रस्ताव दिया, जिसको हम लोग गोखले बिल फॉर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप जन साधारण के मन में आशा का एक संचार हुआ। उसके बिल के द्वारा राष्ट्रीय नेता अपने देशवासियों की सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक उन्नति के लिए शिक्षा के महत्व पर बल दे रहे थे। ऐसे समय में अनेक महानुभावों ने विभिन्न प्रांतों की सरकारों से अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने का अनुरोध किया। और सन 1906 में बड़ौदा के महाराज सियाजी और गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील बनाने का प्रयास किया। और गोपाल कृष्ण गोखले पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राचार्य थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। वे केंद्रीय धारा सभा के सदस्य भी थे, यानी कि इंपेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य थे। और 1910 से सन 1913 यानी 1910 से लेकर 1913 के बीच उन्होंने सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अपना बहुत सारा प्रयास किए, अथक प्रयास किए। और गोखले उस समय भारत में प्राथमिक शिक्षा की दयनीय इस दशा को देखकर बहुत ही दुखित थे, बहुत व्यथित थे। उनका विचार था कि अशिक्षित और अज्ञानी राष्ट्र कभी भी सही तरीके से उन्नति नहीं कर पाएगा और नहीं कर सकता है, तथा वह जीवन की दौड़ में पिछड़ जाता है। तो जो भी आर्थिक दृष्टि से और अज्ञानी रहेगा तो कभी भी अशिक्षित रहेगा, अज्ञानी रहेगा तो कभी भी किसी भी दृष्टि से वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए वो उसके कारण बहुत दुखी थे और उन्होंने क्या किया कि विधेयक में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के संबंध में दिए गए सुझाव को सरल, स्पष्ट और सामान्य प्रकृति के रूप में उसको प्रस्तुत किया। लेकिन सरकार जो थी वो विधेयक के प्रति उत्साहित नहीं थी। क्यों नहीं उत्साहित थी? क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं थी कि भारतीयों के अनुसार कानून बने या कोई भी विधेयक जो है वो भारतीय के अनुसार, भारतीय की मर्जी के पक्ष में या भारतीयों के पक्ष में उसको लागू किया जाए। तथा उनके इस विधेयक को जनमत संग्रह हेतु प्रांतीय सरकारों, विश्वविद्यालयों और अनेक व्यक्तिगत संस्थाओं के पास भेज दिया गया। 18 मार्च 1912 को केंद्रीय धारा सभा में विधेयक पर विचार विमर्श हुआ, जो 2 दिन अर्थात 18 मार्च और 19 मार्च 2012 तक चला। तो 2 दिन चला, ये सभा किया गया विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए। तो गोखले का बिल 13 के मुकाबले 38 मतों से अस्वीकार कर दिया गया। तो वो जो बिल था उसको बैठकर सभा जो की गई और उसमें विचार विमर्श किया गया, लेकिन इनके जो बिल थे उसको अस्वीकार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। और सरकारी प्रवक्ता के रूप में सर हरकोट बटलर ने विधेयक का विरोध करते हुए एक तर्क दिया कि प्रांतीय सरकार जो है वो विधेयक के पक्ष में नहीं है और शिक्षित वर्ग भी विधेयक के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनको रिजेक्ट करना था किसी भी तरह, तो बहाना कुछ भी हो, लेकिन वो चाहते ही नहीं थे कि भारतीयों का विधेयक पास हो। इसलिए उन्होंने ऐसा बहाना बना के किया कि वहाँ की सरकार नहीं चाहती है, प्रांतीय सरकार नहीं चाहती है, शिक्षित वर्ग भी विधेयक के पक्ष में नहीं है। जो वहाँ शिक्षित वर्ग है, चाहे वो भारतीय हो, चाहे एंग्लो इंडियन हो, एंग्लिसिस्ट हो या ओरिएंटलिस्ट हो, कोई भी है, वो लोग भी नहीं चाहते हैं। राष्ट्र अनिवार्य शिक्षा के लिए तैयार नहीं है और अनिवार्य शिक्षा के लिए जनता की भी मांग नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि न जनता की मांगे हैं, न राष्ट्र अनिवार्य शिक्षा के लिए तैयार है और अनिवार्य शिक्षा लागू करने में अनेक प्रशासनिक कठिनाइयाँ भी होंगी और हैं। इसलिए इस सारे बिल को रिजेक्ट किया जाता है
और स्थानीय संस्थाएं अनिवार्य शिक्षा के लिए नए कर लगाने को भी तत्पर नहीं है। यानी कि स्थानीय संस्थाएं जो हैं, जब हम ये जो प्राथमिक शिक्षा है उसको अनिवार्य करेंगे तो अतिरिक्त कर लगेगा, तो वो लोग कर भी देने को तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है। इसलिए इसको हम पास नहीं होने देंगे, ये कैंसिल करते हैं। तो गोखले के इन तर्कों के बावजूद सरकार ने विधेयक को असामयिक और अनुपयुक्त बताते हुए तिरस्कृत कर दिया। तो इस तरह उनके बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव आया, गवर्नमेंट रिसोल्यूशन ऑन एजुकेशनल पॉलिसी। तब क्या हुआ कि गोखले ने विधेयक को निरस्त करते समय गोखले के विधेयक को निरस्त करते समय सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए आवर्ती अनुदान देने का वादा किया था। रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन आवर्ती अनुदान देने का वादा किया, और सरकार जन सामान्य की शिक्षा के विस्तार की बढ़ती मांग को पूर्ण रूपेण उपेक्षा नहीं कर सकती थी, क्योंकि जन सामान्य की मांग तो थी ही। भले ही उसने बहाना बना दिया कि कोई लोग नहीं चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य हो, शिक्षित वर्ग भी नहीं चाहते हैं, प्रांतीय सरकार भी नहीं चाहती है, कोई लोग जो धनी वर्ग है जो खर्च करना चाहते हैं वो भी प्राथमिक शिक्षा पे खर्च नहीं करना चाहते हैं, ऐसा तो उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी लोगों का मांग था, प्राथमिक शिक्षा जन सामान्य की मांग थी, और उसका पूर्ण रूपेण से पूरी तरह से उसको उपेक्षा नहीं कर सकते थे, उनकी बातों को रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ करने के लिए गोखले ने जो बीजारोपण किया, उसके परिणाम स्वरूप शीघ्र ही परिणाम जो थे वो जल्दी ही आने लगे, और गोखले के बिल ने ब्रिटिश संसद में भी जागरूकता उत्पन्न कर दी। यद्यपि 1905 के उपरांत ही प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तीव्रता आनी प्रारंभ हो गई थी, परंतु दिसंबर 1911 में भारत भ्रमण के लिए आए सम्राट जॉर्ज पंचम ने इसको समृद्धिशाली बनाया। तो जॉर्ज पंचम जो 1911 में भारत आए, उसने इसको और बढ़ावा दिया। अपने सम्मान में आयोजित दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने क्या किया कि उसके लिए 50 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा कर दी। तो उससे क्या हुआ, ये जो प्राथमिक शिक्षा था उसको आगे रास्ता मिल गया, उसके पथ जो थे वो और ज़्यादा प्रखर हो गए, तेज़ हो गए, रास्ते बढ़ने लगे, उनके खुलने लगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में 6 फरवरी 1912 को दिए अपने संदेश में जॉर्ज पंचम ने कहा कि मेरी इच्छा है कि संपूर्ण देश में स्कूलों तथा कॉलेजों का जाल फैल जाए। तो उन्होंने बढ़ावा दिया शिक्षा को और बोला कि पूरे देश में कॉलेज और स्कूल का जाल फैल जाए, जहाँ से अपने उद्योग व कृषि तथा जीवन के सभी व्यवसायों को संभालने के योग्य राजभक्त, निर्भीक और उपयोगी नागरिक निकल सके। तो इसको बढ़ावा देने के लिए कौन ये काम किया? ये काम जॉर्ज पंचम ने किया। तो गोखले के बिल को एक नया रास्ता मिल गया, उनके बिल प्रस्ताव को उत्साह मिल गया कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। तब उन्होंने क्या किया कि प्राथमिक शिक्षा पे वो कैसे क्या करेंगे वो बताया। तो सबसे पहले हुआ कि प्राथमिक शिक्षा में निम्न प्राथमिक विद्यालयों को पर्याप्त विस्तार किया जाए, यानी जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उसको जितने भी विद्यालय हैं यहाँ प्राथमिक, उसको और बढ़ाया जाए, उसका विस्तार किया जाए, जहाँ लिखने पढ़ने और अंक गणित के साथ साथ बालकों को कला, ग्राम मानचित्र, प्राकृतिक अध्ययन व शारीरिक शिक्षा भी पढ़ाई जाए, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद दूसरा नंबर कि उच्च प्राथमिक विद्यालय भी उचित स्थानों पर खोले जाएं, और यदि आवश्यकता हो तो निम्न प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में उच्चकृत किया जाए। यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय उचित स्थान पे, यानी कि जहाँ पे लोग जहाँ ज़्यादा रहते हैं, जहाँ विद्यालय की आवश्यकता है, जहाँ बच्चे हैं उनको दूर दूर जाना पड़ता है, उसी स्थान पे विद्यालय खोला जाए, उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाए, तथा जो प्राथमिक विद्यालय है उसको और आगे बढ़ाया जाए, ऊंचा किया जाए, उच्च प्राथमिक विद्यालय में इसे उच्चकृत किया जाए। उसके बाद व्यक्तिगत सहायता प्राप्त स्कूलों के स्थान पर स्थानीय संस्थाओं के स्कूल स्थापित किए जाएं, यानी कि जो निजी स्कूल चल रहे थे उसके जगह पे स्थानीय संस्थाओं द्वारा मदद मिलने वाले स्कूल को स्थापित किए जाएं, ताकि अच्छे से स्कूल चल सके। मकतब तथा पाठशालाओं को उदार सहायता